Hello, students, please say something so that I can hear, I can test. Yes, sir. Okay, Good morning, Aditya. sir. हाँ, good morning. Fine. So let's start. आपको screen मैं दिखा देता हूँ. Just a minute. Good morning, sir. Good morning. Sir, I had a few questions before you begin the Yes. class. Yes. These are a few MCQs. Actually, I couldn't solve a few, that's why. Should I say? Yes, you can ask me. Capital is used for, and the options were only for production purpose, only for consumption purpose, and both for production and consumption purpose. I did click on both for production and consumption, but it came out to be wrong. Capital is used that is for sure for the production purpose, that is for sure, and for the consumption purpose that should also be that should also be correct. कंजम्पशन के हिसाब से भी होता है कैपिटल उसमें जो थर्ड ऑप्शन है बोथ है उसमें क्या लिखा है एग्जैक्टली एग्जैक्ट वर्ड्स क्या है Both for production and consumption purpose. consumption and yes, I think C option should be correct. Okay. Actually, I जब clicked आप on it, but it came out to be the. हाँ वो हो सकता है उसमें गलत आंसर होगा. रीजन ये है क्योंकि आप जब कोई मशीन को यूज करते हैं यू आर ऑल्सो कंज्यूमिंग दैट मशीन है ना. अगर Yes. कंजम्पशन नहीं होता और ओनली प्रोडक्शन नहीं हो सकता मीन्स दोनों ही काम होता है उसमें कंजम्पशन भी होता है प्रोडक्शन भी होता है. सो आई थिंक प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों ही साथ में होना चाहिए उसमें. यू आर Okay. करेक्ट. आई थिंक उसमें आंसर गलत होना चाहिए. कहाँ से देखा था इसको? तो बस ऑनलाइन का बस एक होता है ना ऑनलाइन टेस्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. में बेसिक एकदम ठीक है easy वाला. उसमें हो सकता है उसमें कुछ रॉन्ग हो. वैसे आपका आंसर करेक्ट है. वही होना चाहिए. सर एक और क्वेश्चन था. हाँ. Out of labor, capital, and entrepreneur, which factor depreciates? आउट ऑफ क्या labor, capital, and entrepreneur? लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. यस. इन तीनों में से which factor depreciates? लेबर तो हो नहीं सकता. एंटरप्रेन्योर भी नहीं होगा. कैपिटल का ही होगा क्योंकि उसको यूज करते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन होता है. अच्छा सर मैंने लेबर लिखा था तो. नहीं लेबर में डेप्रिसिएशन नहीं होगा. कैपिटल में होगा. कैपिटल अभी हम लोग ने बात की ना प्रोडक्शन पर्पस से यूज करते हैं. लाइक कैपिटल मशीनरीज हो सकते हैं और अगर आप उसको यूज करते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन आएगा. तो इसलिए कैपिटल मशीनरी पे ही होगा. और कंज्यूम कर रहे हो दोनों रीजन से उसका आंसर वही आना चाहिए. Okay. Capital formation is a stock concept, flow concept, or none of the above? स्टॉक कंसेप्ट देन Flow concept or none of the above? अच्छा ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का शायद पार्ट है ये. Okay. रुको मेरे ख्याल से इसमें आना चाहिए फ्लो कंसेप्ट होना चाहिए बट नॉट श्योर. मैं एकदम श्योर नहीं हूँ उस पे. Okay. Okay. हाँ Sir. ये कोर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम उसको यू कैन स्किप. Okay, I can skip. Okay. हम्म. Thank you, sir. Okay. ओके. सो अभी तक हम लोग पढ़े थे कैश रिजर्व रेशियो के बारे में, एसएलआर के बारे में. सो कैन एनीबॉडी टेल मी कि व्हाट इज एग्जैक्टली डिफरेंस बिटवीन कैश रिजर्व रेशियो एंड द एसएलआर एंड व्हाट वाज द पर्पस?
CRR और SLR में क्या डिफरेंस है एंड क्या पर्पस है उसका? यस शिल्पा? शिल्पा, am I audible to you? आप CRR और SLR में डिफरेंस बताइए एंड व्हाट इज एग्जैक्टली द पर्पस ऑफ CRR एंड SLR एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CRR एंड SLR? Anyone else? Yes, सर Shilpa. सीआरआर वो परसेंटेज है मनी का जो बैंक्स को आरबीआई के पास रखना होता है, और एसएलआर इज द प्रोपोर्शन ऑफ लिक्विड एसेट्स और लायबिलिटीज। Liability. आई मीन एसएलआर वो लिक्विड एसेट्स होता है जो बैंक आरबीआई के पास रखते हैं। Liquid assets like गोल्ड रिजर्व हो सकता है, gold, कैश भी हो सकते हैं, लिक्विड एसेट। cash भी हो सकता है. Anything else? CRR किस फॉर्म में रहेगा? So will you please repeat? Yes, CRR किस फॉर्म में रहेगा? Sir, hard cash. CRR is Hard mostly cash. Yes, it will be in the form of cash. So SLR is greater than CRR or CRR is greater than SLR? Sir, SLR is greater than CRR. Fine. First one. And what is the purpose of CRR and SLR? Keep the economy running. इकोनॉमिक नहीं, बैंक रन के सिचुएशन से अवॉइड करने के लिए. बैंक रन मींस विद इन अ डे डिपॉजिटर्स से बहुत ज्यादा पैसा ना निकाल ले, और अगर निकालते हैं तो वी कैन फंड द बैंक्स विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी, है ना. सो दैट कुछ अमाउंट रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि सारा पैसा इंटरेस्ट में ना चला जाए. मतलब इंटरेस्ट मतलब लोन पे ना चला जाए, सारा पैसा लोन पे ना चला जाए. अगर डिपॉजिटर्स जिस दिन डिमांड कर रहे हैं, द डे ऑन दैट डे इटसेल्फ दे शुड बी गेटिंग द मनी. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां से मेरा लोन गया हुआ है, जब लोन रिटर्न होगा तब मैं आपको वापस करूंगा. सो एज टू अवॉइड द सिचुएशन ऑफ बैंक रन. And SLR, CRR, okay, fine. So if inflation is there, agar inflation hai, so what I will do with whether I will increase the rate, as the RBI chairman, if you are there, so whether you will increase the rate of the CRR and SLR, or you will decrease the rate of CRR and SLR? Sir, I'll increase the rate. किसने बोला? सोहम ने, अर्घदीप ने. यस. किसी ने आंसर किया है इंक्रीज, किसी का आंसर डिफर कर रहा है? इंक्रीज एंड डिक्रीज में क्या होना चाहिए? As long as I can recall my last classes, you said SLR का तो मतलब it doesn't matter for the gold prices and things like that. है ना? नो, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है इसमें. अच्छा, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से.
अभी ये सिचुएशन में इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? अगर मैंने इन्फ्लेशन रेट को मुझे काउंटर करना है, इन्फ्लेशन को काउंटर करना है, so whether I will increase the rate of CRR and SLR or I will decrease the rate of CRR and SLR. So inflation means rise of prices. So in that case, Yeah. The CRR and SRR will be decreased. The value. sir, decrease. I made a mistake, sir. It should be decreased. इन्फ्लेशन है, इसका मतलब किस साइड में प्रॉब्लम हो सकता है? दोनों साइड में प्रॉब्लम हो सकता है, या तो सप्लाई साइड में या डिमांड साइड में। दोनों साइड में से कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है, मैंने बताया था। सप्लाई साइड में, हाँ, तो अगर बाय द वे सप्लाई साइड में है, हाँ. बाय द वे सप्लाई साइड में है, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। आरबीआई के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर सप्लाई साइड में है, इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाता है, तो आरबीआई के पास सिर्फ एक ही हैंड है, वो डिमांड साइड को कम या ज्यादा कर सकता है। जैसे टोमेटो का प्राइस अगर बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब वो ये भी एज्यूम कर सकता है कि डिमांड बहुत ज्यादा है, और अगर डिमांड बहुत ज्यादा है, इट मींस मनी का सप्लाई बहुत है, बहुत ज्यादा है, और मनी का सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो मुझे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मनी को कम करना पड़ेगा, सप्लाई को। तो वेदर आई विल डिक्रीज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, आई विल डिक्रीज द रेट ऑफ सीआरआर एसएलआर, और आई विल इंक्रीज द रेट ऑफ सीआरआर एसएलआर। Increase the rate of CRR. इंक्रीज करना पड़ेगा। ऑप्शन अर्घदीप आप पहले सही बोले थे। सीआरआर और एसएलआर का रेट अगर इंक्रीज कर देते हैं, तो क्या होगा? बैंक्स के पास लोन देने के लिए ज्यादा पैसा नहीं बचेगा, क्योंकि सारा पैसा उसका सीआरआर और एसएलआर में मैंडेटरली उसको रखना है। तो दे विल नॉट बी एबल टू लैंड द मनी टू द मनी, जो जिनको नीड है वो लोग को मनी पैसा नहीं दे पाएंगे, वो लोन नहीं दे पाएंगे। लोन नहीं देंगे तो नया इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, नए फैक्ट्रीज नहीं लगेंगे, नए फैक्ट्रीज नहीं लगेंगे तो नया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहेगा। और अगर ये सारा चीजें आप देखते हो, अगर लोगों के पास पैसे भी नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे? डिमांड को कम करेंगे। डिमांड कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। So that is our idea is, so whenever if you are trying to control inflation, you will have to decrease the money supply, and in order to decrease money supply, you will have to increase CRR and SLR. That is our idea is. ठीक है ना? तो कौशिकी एंड अर्घदीप, जो भी कंफ्यूजन है उसमें क्लियर कर लेते हैं। तो सीआरआर एसएलआर क्या था कि बैंक अपना कुछ पैसा नहीं, एनडीटीएल का कुछ पैसा। एनडीटीएल क्या है? What is NDTL? Time. Net. Net and time. Sir, net demand and time liability. Yes. Net demand and time liabilities. इस liability मतलब क्या होगा? कासा और एफडीआरडी, यही सब तो लाइबिलिटीज हैं बैंक के, है ना? अगर ये टोटल 100 करोड़ होता है एक फोर्टनाइट में, तो इसका 3% इसको सीआरआर में रखना है बैंक्स को, एंड 18.5% उसको एसएलआर के फॉर्म में रखना है। और इसके बाद जो मनी बचता है, सपोज उसको मैं रफली मान लेता हूं, दोनों मिला के 20% होता है, तो रफली मान लेता हूं अगर 20% बैंक ने अपने पास सेफ्टी में रख लिया है, सो दैट बैंक रन के सिचुएशन को फेस कर सके, तो रिमेनिंग 80 करोड़ को वो लोन पे दे के घुमा सकता है ना? ये लोन को देके घुमा सकता है। तो दैट इज अवर आइडिया इज कि हमारे एनडीटीएल का, दिस एनडीटीएल सपोज 100 करोड़ है फोर्टनाइटली बेसिस पे, तो सीआरआर और एसएलआर इसमें से सर्टेन अमाउंट वो हटा देगा, उसके बाद जो बचेगा उसके बेसिस पे वो लोन देगा। तो अगर बाय द वे सीआरआर एसएलआर को 3% की जगह मैंने 30% कर दिया, 18% की जगह मैंने 25% कर दिया, तो ये 55 करोड़ उसका सेट असाइड हो जाएगा आउट ऑफ 100 करोड़, और तो उसके पास लोन देने के लिए कितना बचेगा? 45 करोड़। हाँ, अगर ये सीआरआर एसएलआर में बहुत ज्यादा रख देता है, तो उसके पास लोन देने के लिए 45 करोड़ होगा। अब 45 करोड़ बस लोन देने के लिए है, तो बहुत ही चूजी होगा, वो बहुत ही कम लोगों को लोन देगा, एंड
whenever it will try to lend its loan, वो इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा लोन का। इंटरेस्ट इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि उस 45 करोड़ से उसको 110 करोड़ कमाना है। He will have to earn, any of the commercial bank will have to earn 110 crores, क्योंकि कमर्शियल बैंक को प्रॉफिट भी करना है। अब 45 करोड़ से 110 करोड़ अगर कमाना है तो इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा हाई करना पड़ेगा। सो whenever interest is high in the loan, nobody is there who will accept कि अभी लोन मींस कोई लोन को ले। तो ये एक हमारा आइडिया है कि लोन को महंगा कर दो तो कोई नहीं लेगा, या तो लोन का अपॉर्चुनिटी को कम कर दो। तो दोनों कंडीशन में अगर सीआरआर एसएलआर को मैं इंक्रीज कर देता हूं तो जितना बैंक्स के पास लोन बचते हैं, आइदर उसको वो इंटरेस्ट के फॉर्म में देगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के फॉर्म में देगा, या तो बहुत ही चूजी होके देगा, बहुत ही कम लोगों को देगा। या तो हो सकता है अगर सिचुएशन बहुत खराब है, कोई लोन लेने वाला रेडी नहीं है, सो व्हाट इट विल डू, वो सारा को गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में डाल देगा, सो दैट एटलीस्ट 8% तो उसके पास आए। 8% उसको लाना इसलिए जरूरी है कि आइडल फॉर्म ऑफ द मनी इज एक्चुअली हार्मफुल फॉर द बैंक्स। क्योंकि कासा और एफडीआरडी में, सपोज कासा में 4% तो देना पड़ेगा, एफडीआरडी में समझ लो कि 6 से 7% देना पड़ेगा। तो अगर इसको इंटरेस्ट किसी लोन को देना है तो एनीवेज उसको 10% या उससे देना पड़ेगा, क्योंकि 3% का तो मार्जिन होना चाहिए उसको अपने पास रखने के लिए। अगर कहीं पे उसको 6-7% पे डिपॉजिट का पैसा देना है तो उसको लोन पे 10% पे पैसा घुमाना पड़ेगा। दैट इज आवर आइडिया इज, सो इन दिस वे आरबीआई इज कीपिंग कंट्रोल ऑफ द मनी इन द डिमांड साइड। सप्लाई साइड में कोई हम लोग नहीं कर सकते। इन्फ्लेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो दोनों साइड का इन्फ्लेशन को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था जिसको हम लोगों ने रिविजन किया। सो आई हैव टोल्ड यू कि गवर्नमेंट के पास लायबिलिटीज कैसे कैसे होती है, कासा होता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। यस, एनी क्वेश्चन? सर काशा का मतलब क्या है? कासा मतलब ये करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। ये स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस, इसको हम लोग ठीक क्या है है। कि सेकंड या थर्ड सर, क्लास में एक कासा यूज डाउट कर है। रहे थे इसलिए। यस सर, एसएलआर हमेशा नॉन कैश रहेगा या फिर कैश भी रह सकता है? एसएलआर दोनों फॉर्म में हो सकता है, कैश के फॉर्म में भी हो सकता है एंड गोल्ड एंड बॉन्ड्स के फॉर्म में भी हो सकता है। बट बैंक्स को सबसे ज्यादा फायदा कैश में रखने में होगा अगर रिजर्व रखना है। सपोज मैं बोलूं कि आपको 1 लाख रुपीज अपने पास रखे रहो, तो आपको कैश के फॉर्म में रखना आपके लिए सबसे बेनिफिशियल है कि गवर्नमेंट का बॉन्ड्स ले लेते हो जिसका 8% इंटरेस्ट जनरेट करेगा, या तो गोल्ड के फॉर्म में रखते हो, तो कौन सा आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा? सर, नॉन कैश। आइदर नहीं, कैश कैश के फॉर्म में तो मतलब प्रॉब्लम होता है ना, उसमें तो कोई आपको अर्निंग नहीं मिलेगा। अगर आप अपने पास रखते हो, आपको बस अपना सेट असाइड करना है, इतना 10 लाख में से 1 लाख आपको सेट असाइड करके रखना है। तो कैश के फॉर्म में तो आपके पास ऑप्शन है, कैश में रख सकते हो या गोल्ड बॉन्ड के फॉर्म में रख सकते हो, या तो गोल्ड के फॉर्म में रख सकते हो, गोल्ड के फॉर्म में, या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के फॉर्म में रख सकते हो। तो ये 3 ऑप्शन है। तो अगर आइडल फॉर्म ऑफ मनी रखने से अच्छा है कि उसको गोल्ड के फॉर्म में रखो सो दैट वो इंटरेस्ट जनरेट करेगा, या तो आइडल फॉर्म ऑफ मनी रखने से अच्छा मैं सबसे सिक्योरेस्ट जगह पे रखूं जहां पे गवर्नमेंट का बॉन्ड्स होते हैं जो 8% 7% का इंटरेस्ट जनरेट करते हैं, तो मैं उस फॉर्म में रखूंगा। तो बैंक्स मोस्टली एसएलआर को कैश के फॉर्म में नहीं रखते, वो लोग हमेशा से सिक्योरिटीज के फॉर्म में रखते हैं या गोल्ड बॉन्ड के फॉर्म में रखते हैं। सीआरआर अगर नहीं रहता तो एक पैसा भी कैश में नहीं रखते वो लोग। एक पैसा तो बहुत एग्जेजरेट हो गया, बट वो लोग नहीं रखते क्योंकि उसमें उन लोग को अर्निंग नहीं मिलेगा, और एनीवेज उनको एफडीआरडी पे पैसा देना पड़ेगा अपने डिपॉजिटर्स को। तो इसलिए दे विल ऑलवेज ट्राई टू गेन द प्रॉफिट फ्रॉम द आइडल फॉर्म ऑफ मनी। ओके सर। तो ये हुआ हमारा एसएलआर के बारे में मैंने बता दिया। ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएलआर इज टू मेंटेन सफिशिएंट कैश विद देमसेल्व्स। एक रीजन जो मैंने बताया, बैंक रन का सिचुएशन। सेकंड रीजन होता है टू इंड्यूस बैंक्स टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर गवर्नमेंट का बॉन्ड रिलीज होता है, कोई खरीदने वाला नहीं हो, तो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा मतलब उसके क्रेडिबिलिटी का लॉस होगा। गवर्नमेंट बॉन्ड्स इश्यू कर रही है क्योंकि किसी भी कंट्री का बॉन्ड
सबसे सिक्योरेस्ट इन्वेस्टमेंट में आता है, क्योंकि उसके पीछे सीधा गवर्नमेंट रहती है। इनफैक्ट जैसे आरबीआई जब नोट रखते हैं उसके पीछे आरबीआई है, बट आरबीआई के पीछे कौन है? गवर्नमेंट है। सो किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो नॉर्मली स्टेबल माना जाता है, इन दैट केस गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटीज आते हैं वो सबसे सेफेस्ट प्लेस होते हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट करने पर श्योरली रिटर्न मिलता है। ये एक हम लोग मान के चलते हैं। बट हाँ, वो कंडीशन अलग है जहां पे जैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, वहां पे ऑलरेडी गवर्नमेंट के को कब कूप हो जाए, मिलिट्री कूप हो जाए, उसका कोई भरोसा नहीं है। सीरिया का केस ऐसा ही है और साउथ सूडान का केस ऐसा है। तो वैसे कंडीशन में वी कैन नॉट बी एश्योर कि उसके गवर्नमेंट का बॉन्ड्स पे गवर्नमेंट का क्रेडिबिलिटी है। बट जहां पे गवर्नमेंट कंटिन्यूसली 5 इयर्स कंप्लीट करते जा रही है, जैसे यूएस हो गया, लंदन हो गया, इंडिया हो गया, कंप्लीटली अपना फुल टर्म कंप्लीट करते जा रही है, तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पे भी बहुत ज्यादा लोगों को भरोसा होता है। एंड स्पेशली उस कंडीशन में जहां पे मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, मींस आई एम नॉट श्योर कि मार्केट में कब अप होगा कब डाउन होगा, कोरोना का सिचुएशन में क्या चीज होगा। सो द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट का सिक्योरिटी जब भी रिलीज होता है, सिक्योरिटीज क्या है? एक फॉर्म ऑफ पेपर है ना? इट इज ए फॉर्म ऑफ पेपर जिसमें गवर्नमेंट साइन करके बोलती है कि आई विल रिटर्न योर मनी आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम, सपोज 1 ईयर के बाद मैं आपको 8% इंटरेस्ट में मैं आपको इतना पैसा रिटर्न करूंगा, है ना? सो इट इज फॉर्म ऑफ द लोन विच गवर्नमेंट इज टेकिंग, गवर्नमेंट इसको ले रही है ना? और वो ऐसे क्यों करती है? क्योंकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के बीच में उसको बैलेंस रखना पड़ता है। अगर एक्सपेंडिचर जैसे अभी प्रेजेंट सिनारियोज में बहुत ज्यादा बढ़ गया बट रेवेन्यू कम है ना? रेवेन्यू कम है, अभी टाइम नहीं है कि गवर्नमेंट उसको रेवेन्यू बढ़ाने पे ज्यादा फोकस करे। गवर्नमेंट के पास ये भी फोकस ये है कि किसी तरीके से पेंडेमिक सिचुएशन को कम करे। तो रेवेन्यू कम हो जाएगा, रेवेन्यू कलेक्शन कम हो जाएगा, और इसलिए बार बार गवर्नमेंट बोल रही है कि 2 साल के लिए हम लोग फिजिकल डेफिसिट का टारगेट को हम लोग नहीं फुलफिल कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि हमारा डेफिसिट रहेगा, है ना? हमारा बल्कि डेफिसिट बढ़ जाएगा। और डेफिसिट क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आमदनी अठनी खर्चा रुपया वाला केस है ना? हमारा आमदनी नहीं हो रहा है पर खर्चा ज्यादा हो रहा है, गवर्नमेंट का अभी यही केसेस है। सो इस कंडीशन में गवर्नमेंट के पास पैसे का क्राइसिस होने के कारण से गवर्नमेंट क्या करती है? बॉन्ड रिलीज करती है, पब्लिक से पैसा उठाती है ना? और जैसे ही बॉन्ड रिलीज होता है वाया, वो जब भी वो आरबीआई के थ्रू बॉन्ड रिलीज होता है। अब आरबीआई ने गवर्नमेंट का बॉन्ड रिलीज कर दिया, सो देयर विल बी मेनी सब्सक्राइबर्स ऑफ दोज गवर्नमेंट बॉन्ड्स। उसमें बहुत सारे बैंक्स होंगे, फॉरेन बैंक्स होंगे, एनबीएफसीज होंगे, और बहुत सारे फाइनेंशियल एंटिटीज होंगे जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को खरीद लेंगे। अब गवर्नमेंट का बॉन्ड्स वो लोग खरीदते हैं तो उनको पैसा मिलता है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उसके बेसिस पे अपना कंपनी चलाती है, मतलब अपना गवर्नमेंट चलाती है। सो दैट इज आवर आइडिया इज कि अगर बैंक्स को मैंडेटरी नहीं बोलते कि यू विल हैव टू मेंटेन सर्टेन परसेंटेज ऑफ एसएलआर, इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि देयर विल नॉट बी एनीबॉडी हु विल सब्सक्राइब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ऐसा केस हो सकता है। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट का ऐसा सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कि कोई भी खरीदार नहीं है, वैसे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए बैंक्स एटलीस्ट 18% अपना मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज खरीदती है। सो दैट इज अवर आइडियाज। तो आई हैव टोल्ड यू कि ये जो सीआरआर का में कोई भी पैसा जनरेट, कोई भी उसमें इंटरेस्ट जनरेट नहीं होगा, कोई भी उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, बट इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है गोल्ड्स एंड बॉन्ड्स में। तो सीआरआर मेंटेन करना, और सीआरआर अगर मेंटेन नहीं किया जाए तो क्या होगा? तो सीआरआर मेंटेन हर किसी को फोर्टनाइटली करना है, हर 15 डेज में 14 डेज में करना है। बट अगर नहीं करते तो उसके ऊपर पेनाल्टी लगती है, हर बैंक्स को पेनाल्टी लगती है, ठीक है ना? तो और इसमें कोई किसी को कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, ठीक है? तो सीआरआर एंड एसएलआर अगर मेंटेन नहीं किया जाए तो बैंक्स को पेनाल्टी लगेगा, ठीक है? इसलिए प्रोफेसर डिसूजा ने क्या बोला था कि ये सीआरआर आइडल फॉर्म ऑफ मनी है, तो बैंक शुड बी अलाउड टू हैव देयर सीआरआर इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज, बट आरबीआई सेड नो बिकॉज इट विल इंक्रीज द वोलेटिलिटी। तो अभी तक हमारा जो आइडिया है कि सीआरआर इज स्टिल इन द फॉर्म ऑफ कैश ओनली। बैंक रेट, दिस इज द न्यू कंसेप्ट विच आई एम डीलिंग टुडे। बैंक रेट क्या होता है? जब भी
सपोज एसबीआई होता है, आरबीआई से लोन लेता है, आरबीआई से लोन लेता है, तो जब लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है, सो दैट इज जिस इंटरेस्ट पे जिसको लोन मिलता है वो कहलाता है बैंक रेट। ठीक है, जिस इंटरेस्ट पे इसको लोन मिलता है दैट इज बैंक रेट। सो हियर एसबीआई इज देयर, हियर आरबीआई इज देयर ना। एसबीआई के पास गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज है, एसबीआई ने बहुत सारा लोन दे के रखा हुआ है, होलसेलर्स को सबको लोन दे के रखा हुआ है और गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज है। आरबीआई के पास क्या होगा? आरबीआई के पास क्या होगा? आरबीआई के पास मनी होगा। ठीक है, आरबीआई के पास मनी होगा। अब इसको अगर एसबीआई को लोन चाहिए तो ये क्या करेगा? एसबीआई इससे आरबीआई के पास जाएगा, बोलेगा कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए लोन की रिक्वायरमेंट है, बट मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं आपको गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज कोलेटरल में नहीं दे सकता, मैं किसी का एसेट कोलेटरल में नहीं दे सकता, मैं कोई भी चीज कोलेटरल में नहीं दे सकता। ठीक है ना? तो आरबीआई बोलेगा यू कैन गो फॉर द लॉन्ग टर्म लोन और उसका इंटरेस्ट रेट होगा बैंक रेट। ठीक है, अगर विदाउट कोलेटरल आपको मेरे से लोन लेना है तो आपको बैंक रेट से लोन लेना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में इसको लॉन्ग टर्म लोन मिलता है एसबीआई को। ठीक है, तो ये माइंड में रखना है कि देयर इज नो कोलेटरल विच इज बीइंग इन्वॉल्व व्हेन एसबीआई इज टेकिंग लोन फ्रॉम आरबीआई। दैट इज अवर आइडिया। हर एक बैंक को मल्टीपल चीजें मेंटेन करनी पड़ती है। एसएलआर मैंने बताया, सीआरआर करना पड़ता है, इसके अलावा ये 3 चीजें और हैं जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे, और ये है, इसको बोला जाता है, ये तीनों को लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, क्या है हम लोग देख लेंगे। एसएलआर सीआरआर के बारे में आपको आइडिया क्लियर है ना? बट बैंक रेट जो है वो रेपो रेट नहीं है, ये समझ लो। बैंक रेट जो है दैट इज नॉट रेपो रेट, दैट इज नॉट रिवर्स रेपो रेट एंड दैट इज नॉट एमएसएफ। सो बैंक रेट आपको ये समझ आ गया कि उसको लॉन्ग टर्म के लिए उसको इंटरेस्ट पे लोन मिलता है, जिस इंटरेस्ट पे लोन मिलता है उसके बेसिस पे एसबीआई आगे अपना लोन फॉरवर्ड करता है। जैसे एसबीआई को अगर लोन 4% पे मिल रहा है आरबीआई से, तो एसबीआई अपने कस्टमर्स को लोन 4+2 3 तो करेगा ही, इससे 2-3% एक्स्ट्रा पे लोन देगा अपने कस्टमर को एसबीआई, क्योंकि उसको तो प्रॉफिट कमाना है। जितने पे वो लोन ले रहा था वो उससे ज्यादा पे लोन देगा दूसरे को। तो अगर सपोज आरबीआई ने बैंक रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया तो लोन कितने पे देगा? वो 48% पे लोन देना पड़ेगा, सो दैट कुछ मेंटेन करने के लिए। तो बैंक रेट अगर आरबीआई चेंज करता है उसके बेसिस पे जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है या जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो भी अपना लोन का रेट को डिफर करते हैं, क्योंकि जितना कॉस्ट आएगा उतना ही पे तो पोसाना चाहिए ना उसको। ठीक है ना? तो कॉस्टिंग नहीं आएगा तो कहां से वो सामने वाले को लोन देगा? ठीक है ना? सो इसका मतलब ये है आरबीआई कैन चेंज द रेट ऑफ लोन बाय इंक्रीजिंग बैंक रेट, है ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बैंक रेट। अब मेरा क्वेश्चन ये है, इफ यू वांट टू काउंटर इन्फ्लेशन, मतलब आरबीआई के आप हेड हो, अगर आपको इन्फ्लेशन काउंटर करना है तो बैंक रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा कि डिक्रीज करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक रेट इंक्रीज करते हैं तो लोन लेने वाले कम होंगे और जो लोग लोन लेंगे वो लोग ज्यादा इंटरेस्ट पे लेंगे, तो लोन लेने वाले डिस्करेज होंगे। लोन लेने वाले डिस्करेज होंगे, मनी सप्लाई मार्केट में कम होगा, मनी सप्लाई मार्केट में कम होगा तो डिमांड कम होगा, और डिमांड कम होगा, इन्फ्लेशन विल कम डाउन। सो बैंक रेट के थ्रू भी आरबीआई कैन कंट्रोल inflation and deflation. So in order to control inflation, they will have to increase CRR SLR, they will have to increase bank rate. In order to control deflation, CRR SLR कम करना पड़ेगा,
एंड बैंक रेट को भी कम करना पड़ेगा। अभी बैंक रेट 4% इसलिए हो गया है क्योंकि अभी डिफ्लेशन को काउंटर कर रहे हैं, लोगों का डिमांड नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, इसलिए सीआरआर और एसएलआर मेरे देखने में अब तक का सबसे कम है। मतलब मैं जब से ट्रैक कर रहा हूँ लास्ट 10 ईयर से, आई कैन सी कि बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर अब तक का सबसे कम है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी और इसके बाद कोरोना, इसके कारण से डिमांड बहुत कम है, अनएम्प्लॉयमेंट ह्यूज है, तो बिजनेस की हालत खराब है, इसी के कारण से डिफ्लेशन का कंडीशन है, लोगों के पास पैसे नहीं है। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंक्रीज द मनी सप्लाई सो दैट डिमांड हो जाए, और इंक्रीज मनी सप्लाई करने के लिए सीआरआर, एसएलआर को डाउन करना पड़ेगा एंड बैंक रेट को भी डाउन करना पड़ेगा। So why bank rate is maintained? One thing is sure, it is being used as a main tool, है ना? It is being used, मतलब it is the tool of the monetary policy, but it is not the main tool. That is our idea is. Normally किसी भी कभी भी आप इकोनॉमिक सर्वे का कुछ भी पढ़ोगे या कोई भी फाइनेंस का पढ़ोगे, कोई भी आर्टिकल्स पढ़ोगे, तो नॉर्मली क्या है, बैंक रेट के बारे में बात नहीं होती। हम लोग हमेशा से रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट के बारे में बात करते हैं, है ना? तो नॉर्मली आरबीआई डजंट चेंज दैट बैंक रेट वेरी फ्रिक्वेंटली, और जो शॉर्ट टर्म वाले जो बैंक होते हैं, जो भी बैंक्स होते हैं, वो लोग भी यही कोशिश करते हैं कि वो लोग शॉर्ट टर्म का लोन लें, वो लॉन्ग टर्म लोन नहीं लेते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए बैंक रेट उतना न्यूज में नहीं रहता, बट यूपीएससी जो चीज उतना ज्यादा न्यूज में नहीं रहता, उसको क्वेश्चन कर सकता है। सो अवर फॉर अवर एग्जामिनेशन, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रादर देन बैंक रेट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बैंक रेट का एक और फंक्शन है कि पेनाल्टी जब रेट लगता है, सपोज कोई बैंक एसबीआई, सपोज इट इज नॉट बी एबल टू मेंटेन सीआरआर एंड एसएलआर, जितना उसका कोटा था उसको पूरा नहीं कर पाता, तो उसके पर जो पेनाल्टी लगेगा वो बैंक रेट प्लस 3% हो सकता है। तो बैंक रेट +1, बैंक रेट +2, बैंक रेट +3, इसके बेसिस पे सारा लोन, सारा पेनाल्टी डिसाइड होता है। ठीक है, तो पेनाल्टी का डिसीजन इससे होता है, इसलिए बैंक रेट का बेनिफिट है। तो बैंक रेट का दो काम, वन इज मॉनेटरी पॉलिसी का टूल, बट वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है। सेकंड काम, इसको हम लोग पनिशमेंट या पेनाल्टी के फॉर्म पे कर सकते हैं। तो ये सीआरआर, एसएलआर अगर जैसे मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, है ना, फोर्टनाइटली मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो बैंक रेट +3 या बैंक रेट +5, डिपेंड करता है कि किसका पेनाल्टी है, किस चीजों के लिए पेनाल्टी लग रहा है, तो उसके हिसाब से पेनाल्टी लगता है। सो वी हैव अंडरस्टूड दिस बैंक रेट, हम लोग सीआरआर, एसएलआर समझ गए। नाउ आवर ड्यूटी इज कि हमारा ये एमएसएफ, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट के बारे में समझें, ये तीन चीज को हम लोग समझे। हमारे पास आइडिया था, ये लॉन्ग टर्म लोन के लिए था, ये इसके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गोल्ड बॉन्ड के फॉर्म में रख रही थी, और इसमें कैश के फॉर्म में। अब देखते हैं व्हाट इज एमएसएफ, व्हाट इज रेपो रेट एंड व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट। तो एमएसएफ पर समझने के लिए आपको थोड़ा सा पहले ओपन मार्केट ऑपरेशन समझना पड़ेगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन, सो व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन? नाम से क्या लगता है, ओपन मार्केट में कोई ऑपरेशन कर रही है गवर्नमेंट या तो आरबीआई। गवर्नमेंट डायरेक्टली जंप नहीं करती, गवर्नमेंट वाया आरबीआई के थ्रू काम करवाती है जो भी काम करवाना है। सो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने गोल्ड बॉन्ड्स, अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिसको बोला जा रहा है, उसको सेल करती है। ये जो ओपन मार्केट में जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज सेल होती है, इससे फायदा क्या होगा और इससे क्या नुकसान होगा? पहला चीज, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ये आरबीआई के थ्रू गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज को रिलीज करना। नॉर्मली ये ऑक्शन के प्रोसेस से होता है, दिस ऑक्शन के प्रोसेस से। अगर गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आ जाते हैं मार्केट में और आपके पास पैसे हैं, और आपको लगता है कि मेरे को कोई और सबसे सेफेस्ट ऑप्शन मिल रहा है कि मैं वहां जाके उसको सब्सक्राइब कर लूं, तो अगर मैंने ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट का बॉन्ड्स, एज ए कंज्यूमर मैं बोल रहा हूँ, एज ए कंज्यूमर मैं गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को सब्सक्राइब कर लेता हूँ, है ना, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को मैंने सब्सक्राइब किया, तो मेरे पास लिक्विडिटी कम हो जाएगी, मेरे पास पैसे कम हो जाएंगे। या तो किसी स्टेट बैंक ने सपोज गवर्नमेंट के बॉन्ड को सब्सक्राइब कर लिया, तो उसके पास लोन में देने के लिए पैसे कम हो जाएंगे।
तो अगर गवर्नमेंट का बॉन्ड रिलीज होता है मार्केट में, तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा कि इन्फ्लेशन डिक्रीज होगा? इन्फ्लेशन से डिक्रीज होगा क्योंकि मनी सप्लाई कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन डिक्रीज होगा। और कोई आइडिया किसी के लिए? यस, तो ऑप्शन में हमारा डिक्रीज ही होगा, इन्फ्लेशन डिक्रीज होगा, क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट का बॉन्ड्स आता है एसबीआई भी पूरा बॉन्ड्स को सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि वैसे भी कोई लोन टेकर नहीं है, तो एनीवेज वो 18% से ऊपर भी सब्सक्राइब कर लेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसको एटलीस्ट गवर्नमेंट के 8% इंटरेस्ट का लोन मिल रहा है। आइडल रखने से तो अच्छा है। या तो किसी कोई भी कमर्शियल एंटिटी है, उसके पास पैसे हैं, और अगर अभी इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर सिनारियोज नहीं है, तो सारे लोग गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को सब्सक्राइब कर लेंगे, और गवर्नमेंट के बॉन्ड सब्सक्राइब करने से उसके पास पैसे कम हो जाएंगे, और पैसे कम होंगे तो वो अपने कस्टमर्स को लोन कम देगा, डिमांड कम हो जाएगा, और इन्फ्लेशन विल कम डाउन। So whenever in open market operation, government will release the bonds or government will release the government securities, in that scenarios, inflation will decrease. So open market operation is the component of liquidity adjustment facility. जो LAF बोल रहे थे ना, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट का एक फैसिलिटी प्रोवाइड होता है किससे? ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू। एंड व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन? रिलीजिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड बाइंग बैक द गवर्नमेंट बॉन्ड्स। दोनों चीजें होती है। गवर्नमेंट कई बार बाई बैक भी करती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स को, है ना। अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स को वापस ले रही है, तो वो जब वापस लेती है तो क्या होगा? वो पैसा इन रिटर्न कस्टमर को वापस करेगी या बैंक को वापस करेगी, क्योंकि वो बॉन्ड्स को वापस ले रही है तो पैसा उसको रिटर्न दिया। तो बैंक के पास ज्यादा पैसे हो जाएंगे, और बैंक के पास ज्यादा पैसे हो जाएंगे तो इन दैट सिनारियो, अगर बैंक के पास ज्यादा पैसे होते हैं तो वो लोन सस्ते में देगा, और लोन सस्ते में देगा तो लोगों के पास डिमांड आएगा। तो अगर डिफ्लेशन को काउंटर करना है, डिफ्लेशन को काउंटर करना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? बाय बैक करेगी अपने बॉन्ड्स को। ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन is also quantitative tools, CRR and SLR is also quantitative tools। ठीक है ना। देखो पिक्टोरियल तरीके से समझो, गवर्नमेंट के पास पैसे हैं, आरबीआई के पास सिक्योरिटी बॉन्ड्स है। आरबीआई को गवर्नमेंट ने पैसे ले लिया, गवर्नमेंट ने पैसा ले लिया और इसको टिका दिया, आरबीआई को टिका दिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, एसबीआई के पास पैसे है, तो आरबीआई क्या करेगा? अगर इन्फ्लेशन को काउंटर करना है तो उसको इसमें से पैसे निकालने हैं। किसमें से? एसबीआई से। तो एसबीआई से पैसे निकाल लेगा और इसको गवर्नमेंट के बॉन्ड को टिका देगा, है ना। सो दैट इज अवर आइडियाज। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स इसके पास आ गए, ठीक है, और इसके पास में पैसे आ गए, तो एसबीआई के पास लोन देने के लिए बस इतने ही पैसे बचे हैं। ठीक है, तो ये हुआ, और ये हुआ हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक, तो इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट विल सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दैट इज अवर आइडिया इज। और डिफ्लेशन को काउंटर करने के लिए बाय करेगी गवर्नमेंट या आरबीआई। सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। सी। आंसर इज Sir, सी। C। करेक्ट है? यस है, करेक्ट है। सी आंसर होना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात किया ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है। ठीक, सर एक डाउट है। यस। सर ये कमर्शियल बैंक बॉन्ड है कि उसको जब तब उसको जब भी आरबीआई बोलेगा तो उसको अपना सिक्योरिटी बेचना पड़ेगा या फिर खरीदना पड़ेगा? अच्छा, देखो क्या होता है, जब गवर्नमेंट सेल कर रही है तो उनको 18% कोटा तक बस रखना है,
उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है किसी भी कमर्शियल बैंक के पास, है ना। वो चाहे तो वो सब्सक्राइब करे, चाहे तो ना सब्सक्राइब करे, कोई भी बैंक, ठीक है। हाँ, अब गवर्नमेंट जब Okay, बाई sir. बैक करती है, गवर्नमेंट जब बाई बैक करती है तो जो भी सेलर होंगे उन लोग से वो खरीदेगी, ठीक है ना। जैसे क्या है, जिनका ऑलरेडी टाइम हो चुका है, जैसे 1 ईयर के अंदर में उसको इतना मिलना था, तो एनी वेज उस समय बाई बैक करती है, 8% से रिटर्न करती है। या तो गवर्नमेंट रिलीज ही नहीं करेगी, तो गवर्नमेंट क्या है, बाई बैक करना मतलब क्या है, या तो फोर्सफुली भी बाई बैक किया जा सकता है, गवर्नमेंट के रूल में है, आरबीआई के रूल में है, फोर्सफुली बाई बैक किया जा सकता है। पर नॉर्मली अभी तक ऐसा कभी नहीं आया कि फोर्सफुली बाई बैक करिए, वो एक ओपन विंडो करती है, जिसको सेल वापस रिटर्न करना है, मुझे रिटर्न कर दे, मैं उसको पैसा रिटर्न कर दूंगा, ठीक है ना। तो इसके कारण से लोग इंकरेज होते हैं, क्योंकि अगर सपोज 1 ईयर के अंदर में गवर्नमेंट बॉन्ड बाई करने वाली थी, पर 6 मंथ्स में ही गवर्नमेंट बाइक वापस कर रही है और 8% का रिटर्न कर रही है, तो सबके सब वापस कर देंगे। भाई 1 साल में जो रिटर्न मिलने वाला था, वो अगर 6 महीने में मिलेगा, तो मैं अभी 6 महीने में रिटर्न कर दूंगा। इसलिए नॉर्मली गवर्नमेंट जब भी विंडो ओपन करती है ना, तो वहां पे एकदम भीड़ लग जाती है, मतलब एक प्रकार से समझ लो कि वहां पे गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए पूरा अच्छा खासे लोग हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं है कि सेल भी करे तब भी कस्टमर्स हैं और बाई करे तब भी कस्टमर्स हैं। यस। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। सर इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन मतलब थर्ड नंबर जो है उसको कैसे इंटरप्रेट करें, क्योंकि अगर गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से बोरो करती है तो हो सकता है वो अपनी स्कीम्स में यूज करे या फिर वो उसको डायरेक्ट किसी के बैंक अकाउंट में डाल दे, तो दोनों ऑप्शन हो सकता है इसमें। अच्छा, हम लोग 1 by 1 देखते हैं। परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक, इंक्रीज मनी सप्लाई इंक्रीज करना है, तो क्या है, परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक्स। सेंट्रल बैंक्स अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पब्लिक से, हाँ, पब्लिक से वो सिक्योरिटीज खरीदती है, तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज सर होगा। इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, तो ये तो करेक्ट है ऑप्शन। सेकंड, डिपॉजिट ऑफ द करेंसी इन कमर्शियल बैंक्स बाय द पब्लिक। अभी जैसे डिमोनेटाइजेशन के समय में पब्लिक ने सारा पैसा अपना कमर्शियल बैंक में डाल दिया, तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज। डिक्रीज। मनी सप्लाई डिक्रीज हो गया, डिक्रीज। डिक्रीज बोला ना? यस। हाँ हाँ। थर्ड है बोरोइंग बाय गवर्नमेंट्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक्स। बोरोइंग बाय गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक से गवर्नमेंट बोरो करती है ना, तो क्या होगा, गवर्नमेंट जब भी बोरो करेगी तो इसको क्या टिकाएगी सेंट्रल बैंक के पास? सिक्योरिटीज। बॉन्ड्स। हाँ, वही बॉन्ड्स। और सेंट्रल बैंक के पास सिक्योरिटी होगा तो वो किसको टिकाएगा? स्टेट बैंक को, है ना। और स्टेट बैंक को लेना, अगर वो लेता है स्टेट बैंक, तो मनी सप्लाई क्या होगा? डिक्रीज। कम हो जाएगा। डिक्रीज। मनी सप्लाई डिक्रीज होगा। तो बोरोइंग बाय गवर्नमेंट, जस्ट मिनट ना, गवर्नमेंट बोरो कर रही है, अच्छा जस्ट मिनट ना, हाँ हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 टाइप की चीजें हैं। यस, अगर गवर्नमेंट ने अपना सिक्योरिटीज सेंट्रल बैंक को रखा और सेंट्रल बैंक ने एसबीआई को पास ऑन किया, तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो गया। बट गवर्नमेंट जब भी लोन लेती है, गवर्नमेंट सोशल स्कीम्स के लिए लोन लेती है ना, और गवर्नमेंट के पास जब भी पैसा आता है या गवर्नमेंट का कंजम्पशन जब भी बोला जाता है, तो इनडायरेक्टली पब्लिक के पास बहुत ज्यादा पैसा आता है। तो यहाँ पे क्या है, 2 चीजों, देखो कौन सा डायरेक्ट कनेक्शन और कौन सा इनडायरेक्ट कनेक्शन, ये देखना होगा। देखो, गवर्नमेंट ने अगर सेंट्रल बैंक से उधारी लिया, इसका मतलब नॉट नेसेसरली कि सेंट्रल बैंक उसको एसबीआई को टिकाएगा, है ना, ये जरूरी नहीं है। ये हम लोग एज्यूम कर रहे थे क्योंकि ये इनडायरेक्ट लिंकेज है। पर डायरेक्ट लिंकेज क्या है, गवर्नमेंट जब भी बोरो कर रही है सेंट्रल बैंक से, तो गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटीज स्कीम में ही डालेगी, है ना, और गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जब भी डालती है तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है।
तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन ये सी सेट का क्वेश्चन था जिसमें से दो तरीके से आप सोच सकते थे, बट यहाँ पे गवर्नमेंट का पर्पस, और गवर्नमेंट जब भी सेंट्रल बैंक से लोन ले रही है इसका पर्पस है कि वो गवर्नमेंट मतलब मार्केट में उतारना चाहती है। जैसे क्या है, गवर्नमेंट अभी जो कोरोना के सिचुएशन में एक न्यूज आया था कि गवर्नमेंट विल फर्स्ट टाइम हैव मोनेटाइज्ड डेफिसिट, है ना। अभी तक मॉनेटरी डेफिसिट कभी भी गवर्नमेंट नहीं करती थी। मतलब क्या है, सेंट्रल बैंक को बस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे दिया, रिगार्डलेस ऑफ कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका कोई मैटर नहीं करता, बट तुम पैसे प्रिंट करो। तो अगर पैसे प्रिंट करवाने के लिए फोर्सफुल करती है आरबीआई को, तो गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा आता है और गवर्नमेंट क्या करती है, उसको मार्केट में रिलीज कर देती है, या किसान के अकाउंट में डाल दिया, जनधन में डाल दिया, कहीं पे भी डाल के रिलीज कर देती है। इस तरीके से क्या है, ये जो डिफ्लेशन का सिनारियो है इसको काउंटर किया जाता है, लोगों के हाथ में पैसा आता है। तो नॉर्मली बैंक्स जब बोरो करती है, बैंक से आरबीआई बैंक से जब बोरो करता है गवर्नमेंट, तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है। तो इन दैट सिचुएशन थर्ड ऑप्शन शुड आल्सो बी करेक्ट। ये थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट होना चाहिए, वन भी करेक्ट होना चाहिए। फोर्थ है सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक। अब ये डायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा है। अगर सेंट्रल बैंक अगर पब्लिक को दे रही है तो डायरेक्ट कनेक्शन है, सेल कर रही है, मतलब पब्लिक के हाथ में पैसे कम रहेंगे, और पब्लिक के हाथ में कम पैसा रहेगा तो मनी सप्लाई डिक्रीज होगा। सो मेरे आइडिया के हिसाब से 1 और 3 करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। और यूपीएससी का देख लेते हैं, यूपीएससी का करेक्ट आंसर में आपका सी है, ठीक। तो ये होता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इनडायरेक्टली अपने को कुछ और आंसर्स निकलते हैं, बट ऐसे कंडीशन को अवॉइड किया जा सकता है। डायरेक्ट कौन सा ज्यादा डायरेक्ट आंसर है उसके हिसाब से ज्यादा जा सकता है, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, बाकी आगे बढ़ते हैं। सर ये एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे सारा Yes. ऑप्शन भी। First condition, purchase of the government securities from the public by central bank. Government securities from the public. सेंट्रल बैंक अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेती है तो इन रिटर्न इसको क्या करेंगे, रुपीज देंगे, तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। पहला ऑप्शन, सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई, तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन, डिपॉजिट ऑफ द करेंसी इन कमर्शियल बैंक्स बाय द पब्लिक। पब्लिक अपना पैसा एसबीआई में डाल देती है तो इसके पास पैसे कम हो जाएंगे, तो मनी सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, बोरोइंग बाय गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट ने अपना सिक्योरिटीज इसको टिकाया, आरबीआई ने इसको मनी प्रिंट करके दिया। गवर्नमेंट के पास मनी आया तो उसने क्या किया, सोशल सिक्योरिटी स्कीम में डाल के, जनधन में डाल के, डीबीएल में डाल के, डीबीटीएल में डाल के वो लोगों के पास पैसे डाल दिया, और ये पैसे के कारण से पब्लिक के पास मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया। So that is the third scenario. So इसका मतलब money supply will increase. Fourth option, sale of the government securities to the public by central bank. आरबीआई ने सेल किया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो पैसे किसके पास आ जाएंगे, आरबीआई के पास आ जाएंगे, तो इसके पास जो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। तो पब्लिक के पास मनी सप्लाई दो कंडीशन में डिक्रीज हुआ, एक ये वाला कंडीशन था और एक सेकंड वाला कंडीशन था, मतलब ये वाला कंडीशन। ये दोनों कंडीशन में मनी सप्लाई डिक्रीज हो गया, और ये वाले कंडीशन में एंड ये वाले कंडीशन में पब्लिक के पास मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया। मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ, मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ। सो इसलिए ऑप्शन शुड बी सी।
ठीक है कौशिक? सर यस सर यस सर यहाँ पर एक डाउट है, जो 3 नंबर पे ऑप्शन है यहाँ पर, तो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को देता है, आरबीआई ने एसबीआई को दिया, एसबीआई जो पैसा देगा वो तो आम आदमी का ही पैसा होगा, तो पैसा तो अगर आम आदमी का पैसा से अगर वो सिक्योरिटी खरीद रहा है तो उनके पास तो पैसा ऑब्वियसली कम होगा। तो हाँ, सर यहाँ पे ऐसे तो देखो जीरो हो एक रहा है, फिर अगर हाँ ऐसा क्या रहा है, तो वो पैसा आरबीआई दे रहा है तो गवर्नमेंट फिर वो आम आदमी को दे रहा है, तो ऐसे तो एक ही पैसा घूम के आ रहा है। हाँ, देखो यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ, जैसे आरबीआई गवर्नमेंट जब भी आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देती है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि आरबीआई उसको ओपन मार्केट ऑपरेशन में डालेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। जब तक गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी वो ओपन मार्केट ऑपरेशन में नहीं आएगा। बट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्रोवाइड किया, इसके अगेंस्ट में ये मनी प्रिंट करके देता है, ये श्योर है। मतलब जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई को देगा, आरबीआई उसको मनी प्रिंट करके देगा, और जब आरबीआई मनी प्रिंट करके गवर्नमेंट को देगा तो गवर्नमेंट अपने हाथ में नहीं रखती है, वो हमेशा से वो लोगों को बेनिफिट देती है। सो गवर्नमेंट, तो ये रेगुलर ऑपरेशन है कि जब भी आरबीआई मनी प्रिंट करेगा तो हमेशा से गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के अगेंस्ट में मनी प्रिंट करेगा, बट दैट इज नॉट अमाउंटिंग टू द ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन तभी होगा जब गवर्नमेंट अलाउ कर दिया कि आपका जो सिक्योरिटीज है अब उसको आप सेल कर दो ओपन मार्केट ऑपरेशन में। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में नॉर्मल पब्लिक खरीद रही है या एसबीआई खरीद रहा है, तब मनी सप्लाई कम होगा। बट ये वाले लिंकेज को अभी थर्ड ऑप्शन में नहीं बोला गया, ये वाला बस लिंकेज को बोला गया। सो इट डजंट मीन कि आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगा तो ऑल द टाइम इट विल ओपन दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द पब्लिक। दैट इज अवर आइडियाज, ठीक है। बट ये श्योर है गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं तो वो पब्लिक को बेनिफिट देगी थ्रू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है सर। ठीक, क्योंकि यहां पे सिर्फ इतना ही बोला गया है कि सेंट्रल बैंक को दिया, पर इसने ये नहीं बोला कि सेंट्रल बैंक ने आरबीआई सेंट्रल बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशन में निकाल दिया। जैसे यहाँ पे क्लियरली बोला कि पब्लिक को दिया, यहाँ पे भी क्लियरली बोला कि पब्लिक को दिया, पर यहाँ पे क्या सेंट्रल बैंक तक ही रिलेशन है। ठीक, ओके। सो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में वी हैव सीन दिस ओपन मार्केट ऑपरेशन। नाउ अवर क्वेश्चन, जो दो और टर्म आते हैं, दैट इज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, इसके बाद फिर से आते हैं हम लोग। जब तक जिसको डाउट है क्वेश्चन कर सकता है। आज से गणेश चतुर्थी स्टार्ट हो गया है। आप लोग देखे होंगे कि साउथ में शंकर जी, नॉर्थ में विष्णु जी, ईस्ट में शक्ति जी और वेस्ट में गणेश जी। बस यही एक विंडो बाकी था वेस्ट में कि इनकी यहाँ पे किनकी पूजा किया जाए। नॉर्थ में तो ऑलरेडी हर जगह विष्णु के अवतार, जो आइदर राम जी लिया जाए या कृष्ण जी लिया जाए, और ईस्ट में देखोगे तो पूरा शक्ति के अवतार, कामाख्या, काली टेम्पल, ये पूरा ईस्ट में चलता है। इसी के कारण से विमेन एम्पावरमेंट ईस्ट में ज्यादा है। नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे कि मणिपुर में तो पूरा पूरा इकोनॉमी चला रही है विमेन। एंड साउथ में देखोगे कि शंकर जी को मेन मानते हैं, इसलिए रुद्र के फॉर्म में शंकर, तो महेश, बहुत सारे लोगों का नाम रहता है साउथ इंडिया में। और इसी के कारण साउथ के सारे टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, जो भी शंकर जी के ऊपर बहुत होते हैं। इसी के कारण से उनके जो साउथ की मूवीज भी होते हैं पूरा मेल डोमिनेटिंग होती हैं। साउथ की मूवीज कभी देखोगे कि हीरो ही सारा रहता है, बस हीरोइन को तो बस ऐसे रखे रह जाता है किसी कारण से, है ना। तो ये जो साउथ में जिसकी पूजा होती है उसी के हिसाब से आपको देखोगे कि वैसी टाइप के कैरेक्टर्स मिलेंगे। नॉर्थ में देखोगे कि कृष्ण जी और राम जी का जो अवतार के कारण से मोस्ट ऑफ द जो मूवीज बनती हैं वो श्रृंगार रस जिसको बोला जाता था। मतलब क्या होता है कि लव एंड इससे रिलेटेड बहुत सारी मूवीज एंड बहुत सारी कथाएं बनती हैं। तो ये सारा उसी पे डिपेंड करता है कि
आप किसकी पूजा करते हो उसी के बेसिस पे सारा चीजें उसी के बेसिस पे आप अपना एक्टिविटी में भी उसको लाते हो। तो रिलीजन का कैसे आपके बिहेवियर पे इम्पैक्ट आता है ये देख सकते हो। गणेश जी को हम लोग बहुत लेट में पूजा करना चालू किए, गणेश चतुर्थी के फॉर्म में। वो तो आपको पता होगा बाल गंगाधर तिलक के बाद से ये इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ वेस्ट साइड में। वहां पे काफी ज्यादा गणेश जी की धूम रहती है। वहां पे देखोगे पूरा इन्वायरमेंट बहुत अच्छा सा माहौल रहता है वहां पे, जैसे यहाँ पे दुर्गा पूजा का रहता है। खैर इस साल तो नहीं रहेगा, बाकी मुंबई में बहुत जबरदस्त रहता है। तो देखो एक चीज है, हम लोग मेथोलॉजी में ना जाके अगर हम लोग सिर्फ इतना चीजें देखें कि गणेश जी को देखोगे कि बहुत कुरूप, मतलब पेट भी निकला हुआ है ना, एकदम दिखने में भी थोड़ा सा एकदम गोलू मोलू टाइप के हैं। तो बट वो बुद्धि के देवता है ना, रिद्धि सिद्धि बुद्धि के देवता है बोला जाता है। तो ये देखो कि अगर किसी का ब्रेन है, किसी का माइंड अच्छा है, तो रिगार्डलेस ऑफ उनका जो स्ट्रक्चर कैसा है वो डिपेंड नहीं करता, और तभी भी आप लोग पूजा करते हो, ठीक है ना। यही एक्चुअल में ये जो लेसन जो मिलता है हम लोग को उससे, ये एक यही लेसन लेना चाहिए हम लोग को। जैसे काली माता और कृष्ण जी दोनों दोनों का ये था, दोनों काले हैं, है ना। उनका वर्ण जो है उनका ये है अश्वेत है, बट दोनों पाप के संहार के लिए आए थे। चाहे काली माता को लो या तो कंस को मारने के लिए जो लाए थे कृष्ण जी, और दोनों ही ब्लैक्स में थे। तो जितना भी ये अपार्थाइड वाला जो पूरे वर्ल्ड में केसेस होते हैं पूरे जगह पे, हमारे पास गॉड के एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, बट हम लोग क्या करते हैं वो ऐसे लर्न नहीं करते उस चीजों से, ठीक है ना। तो ये कृष्ण जी से हम लोग जो लर्न कर सकते हैं, काली माता से जो लर्न कर सकते हैं, ये जो हम लोग जो बॉडी शेमिंग बोलते हैं ना, बॉडी शेमिंग वाला जो केस होता है जिसके कारण से लोग न्यूट्रिशन को भी ये कर देते हैं। तो ये जो गणेश जी को देखो बॉडी शेमिंग के केसेस में लोग इनकी पूजा कर रहे हैं। और अब एक और चीज देखो कि चूहा उनका वाहन है ना, जो है ना, चूहा जो है उसका वाहन है। एक छोटा सा चूहा है ना, वो इतने बड़े शरीर को उठा के लेके जा रहा है, मतलब हाथी को उठा के लेके जा रहा है एक प्रकार से, है ना। मतलब ये भी है कैपेबिलिटी, आप क्या कर सकते हो, कैपेबिलिटी है। और देखो हाथी और चूहे में दोनों में एक ही ये है, जब आपके पास बैरियर आता है, हाथी क्या करता है सीधा तोड़ के निकल जाता है, और चूहा साइड से निकल जाता है। दो ही ऑप्शन तो रहते हैं आपके पास, और दोनों ऑप्शंस आपको सामने दे दिया गया है गणेश जी के सामने फॉर्म में। बट कोई इस चीज को देखता नहीं है, कोई इस चीज को इमेजिन नहीं करता कि ये दोनों चीज सामने में है आपके, है ना। हम लोग क्या करते हैं, बस पूजा पाठ पढ़ के खत्म कर देते हैं, पर रियलिटी में हम लोग उनका कभी भी मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वही चीज तो बिहेवियरल टर्म में आना चाहिए आपके, है ना। गणेश जी का इतना बड़ा सिर मतलब ब्रेन आपका अच्छा होना चाहिए, है ना। और रिद्धि सिद्धि बुद्धि के देवता, ठीक। तो ये है। और गणेश मतलब गण के देश, ईश मतलब गणों के, मतलब सामान्य लोगों के देवता। सामान्य लोग में कैसे दिखते हैं, किसी का दांत टूटा है, एक दंत बोल रहे हैं, किसी का दांत टूटा है, किसी का कोई पेट निकला है, कोई कैसा दिखता है। तो ये अजीब सा जैसा भी दिखने वाले हो, अगर आपका ब्रेन है, आपका काम अच्छा है, कर्म अच्छा है, देन एवरीथिंग इज फाइन। सो दैट इज द लर्निंग फ्रॉम द ऑल द गॉड एंड गॉडेस। प्रॉब्लम क्या होता है, जितने लोग एक्सप्लेन करते हैं ना गॉड के बारे में, वही गलत होता है ना, हर जगह आप देखोगे। और हम लोग क्या करते हैं, मंत्र को बस मंत्र जैसा समझ लेते हैं, ठीक। ये चीजें हैं। पूरे हेलो इंडिया में देखो लक्ष्मी देवी की, हाँ जी बोलिए। सर, एक क्वेश्चन था हाँ बोलिए। सर। व्हाट इज एनपीए? एनपीए एनपीए, यस, एनपीए क्वेश्चन, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो सर इसका प्रॉब्लम क्या हो कि जो पर क्वेश्चन है कि इंडिया बिलियन बिलियन इन बैड लोन्स। देखिए एसेट है मतलब एसबीआई का अगर एनपीए है, तो एसबीआई के क्या क्या एसेट होते हैं और क्या क्या लाइबिलिटीज हो सकती हैं। इसमें से अगर नॉन परफॉर्मिंग होगा वो लाइबिलिटीज तो होगा नहीं, एसेट होगा। एसेट मतलब क्या है, जो लोन देते हैं। एसबीआई जो लोन देता है वो उसका एसेट है। बट लोन का अगर इसको प्रीमियम, या तो लोन का इनको क्या बोलते हैं इसको, लोन का इनको
हर महीने इंटरेस्ट और ये सब प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिल रहा है, तो इसका एसेट परफॉर्म नहीं कर रहा है। और वो अगर आपका कंटिन्यूसली 3 मंथ तक अगर किसी का ईएमआई नहीं आ रहा है ना, तो हम लोग उसको ग्रे कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, ग्रे कैटेगरी में। और ज्यादा दिन हो जाता है, एनपीए का जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप लोग देखोगे कि कितने दिन में उसको नॉन परफॉर्मिंग डाल देते हैं। तो अगर उसमें से लोन नहीं मिल रहा है तो उसको हम लोग एनपीए के कैटेगरी में डाल दिए। एनपीए का कैटेगरी में डाल देने से क्या नुकसान होता है? एसबीआई के पास सपोज फिर से हम लोग आते हैं 100 करोड़ थे, है ना, और उसको एक्सपेक्टेशन है लोन से उसको 110 करोड़ मिलने वाला है। एक्सपेक्टेशन था 110 करोड़, बट पता Yes. चला उसका जो करीब 30 करोड़ एनपीए में चला गया। मतलब इसमें से पैसे अब नहीं आ रहे हैं, या तो पैसे निकालने बहुत डिफिकल्ट है। मतलब उसको 80 करोड़ ही, मतलब 80 करोड़ ही लोन से वापस आने वाले हैं। अब देखो 80 करोड़ उसके पास लोन पे वापस आने वाले हैं, बट उसको प्रॉफिट तो कमाना है 110 करोड़ का। तो वो अगला लोन जो देगा वो ज्यादा इंटरेस्ट पे देगा, क्योंकि उसका जो ऑलरेडी दिया हुआ लोन है उसको तो भरपाई करना पड़ेगा, है ना, उसमें वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो इसके कारण से जो एसबीआई है वो तो या तो लोन बहुत कम लोग को देगा और बहुत देख दाख के देगा कि सही लोगों को लोन दे रहे हैं कि नहीं। सेकंड, जिनको लोन देता है उसको ज्यादा इंटरेस्ट पे देगा। ऐसे करने से क्या होता है, जब भी क्रेडिट लेने वाले लोग कम होते हैं, क्रेडिट मतलब लोन, है ना, लोन लेने वाले लोग कम रहेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, नए फैक्ट्रीज नहीं लगेंगे, नया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा और मनी सप्लाई कम रहेगा। तो इसलिए सारे बैंक्स, जब से ये जो नीरव मोदी का केस हुआ या जो भी विजय माल्या का केस हुआ, तो इनका बहुत सारे एसेट है नॉन परफॉर्मिंग पे चला गया। अब उसको भरपाई करने के लिए उनको कम लोन से ज्यादा पैसे कमाने हैं, या तो उन्हीं लोग को लोन देना है जो लोग सही में एक्चुअल में रिटर्न कर सकते हैं। और इसलिए बैंक्स का जो बैलेंस शीट है वो खराब हो जाता है, क्योंकि ये जब नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है तो एक समय के बाद बैंक को अपने बैलेंस शीट में दिखा देना पड़ता है कि अब इसमें से कुछ नहीं आएगा। और इसी के लिए फिर सरफेसी एक्ट आता है। सरफेसी मतलब किस तरीके से रिकवरी हो अब, है ना, जिसके लिए एक स्वावलंबन स्कीम आया था कि किस तरीके से आपको रिकवरी करना है ना। तो रिकवरी करना एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। हम लोग रिकवरी पार्ट पे आएंगे, पढ़ेंगे कि कोई बैंक कैसे रिकवरी करता है लोन का, और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। लोन को रिस्ट्रक्चर करने का ऑप्शन होता है, ये सारा चीज ऑप्शन होता है। तो ये है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, आपका जो क्वेश्चन था। हेलो यस। सर, लेकिन यहाँ पर बोल रहे India's bank built $13 billion war to battle bad loan। इसका क्या मतलब है, जो शक्तिकांत दास ने बताया था क्या कि ये फ्यूचर बैड प्लान के लोन्स हैं? लिए? आपकी वॉइस में थोड़ा कट किया है, तो मैं एकदम समझ नहीं $13 पाया। बिलियन का जो है बिल्ड कर रहा है। हाँ, $13 बिलियन का बैड लोन है हमारे पास पूरे क्वेश्चन है कि इंडिया में। शक्तिकांत दास नहीं सर, रहा है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक में हेलो आप टाइप करोगे क्या, इंडियन थोड़ा बैंक सा टाइप बिल्ड कर दोगे? 13 बिलियन। ओके सर। Actually, he is speaking about an article जहाँ पे he has read कि Indian bank has bad loan of $13 billion. यस So he यस। is asking whether हाँ, that is his question. सो या बैड लोन्स में जो लोन्स जो है ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसको बैड लोन बोलते हैं, किसको एनपीए बोलते हैं, वो पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा, ठीक है ना। बैड लोन्स मतलब ऐसे लोन्स जिसका अभी कभी प्रीमियम आ नहीं रहा है। अभी क्या हुआ, इतने लोगों का जॉब लॉस हुआ ना, तो इसके कारण से बहुत सारे लोन्स जो लोग दे सकते थे, विलिंगनेस हर किसी का होता है, और पर पे नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये सिचुएशन हो गया है। तो ये 3 मंथ्स तो वैसे ही गवर्नमेंट ने विंडो दे दिया था कि आप अपना लोन को या ईएमआई को पोस्टपोन कर सकते हो, बट अभी देखो कितने लोगों का लोन नहीं मिल पा रहा। सब लोग जिसका जॉब था वो लोग अपना ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं, या तो डिफॉल्ट कर गए। और 3 मंथ्स तो हो गए ऑलरेडी कोरोना को, है ना। तो मैंने बताया ना कि 3 मंथ्स के बाद हम लोग उसको ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं, है ना। मतलब यहाँ से परफॉर्मेंस मुश्किल है, या तो वहां से पैसा निकलना मुश्किल है। अब बैंक के पास क्या है, इतना सारा अमाउंट का लोन अगर पेंडिंग रह जाएगा तो बहुत मुश्किल होगा, बैंक लॉस में जाएंगे। और किसी भी बैंक जिसकी हालत खराब है, मतलब जो ऐसी मरा हुआ बैंक है, अगर हाँ, अगर ऐसी कोई मरा हुआ बैंक है
तो उसके लिए तो और डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकता है। और अगर कोई भी बैंक गिर गया, मतलब कोई भी बैंक का नुकसान हो गया, तो लेमन ब्रदर्स वाला जैसे होगा, एक बैंक के पीछे पीछे लोगों को, सबको, जितने लोगों को का पैसा बैंक में रहता है, उनको लगता है कहीं मेरे बैंक से भी, मेरा भी बैंक डिफॉल्ट मत कर जाए, तो वो लोग क्या करते हैं, बाकी बैंक से भी पैसे निकालना चालू कर देते हैं। इसके कारण से मतलब उसका रेप्लिका इफेक्ट सब पे लगता है और सारे बैंक्स की हालत खराब हो जाती है। लेमन ब्रदर्स के साथ ऐसे ही हुआ था। लेमन ब्रदर्स इतना बड़ा बैंक था, लाइक सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जैसा बड़ा बैंक था, है ना। वो जब डाउन हुआ 2007-8 में, वो जब डिफॉल्ट किया, तो उसके साथ साथ बाकी सारे बैंक्स में से सब लोग पैसे निकालने लग गए थे। तो ये सिचुएशन, ये जो बैंक रन का सिचुएशन आता है, उसको अवॉइड करना पड़ता है, क्योंकि इसका सारे पर क्यूमुलेटिव इफेक्ट पड़ता है बाकी पे। तो यस, ऐसा कुछ, कोई भी एक सारा सा बैंक भी अगर डिफॉल्ट होता है, तो उसका रेप्लिकेशन या उसका जो इम्प्लीकेशन है सारे जगह पे पड़ेगा। इंडियन बैंक बिल्ड 13 बिलियन वॉर चेस्ट टू बैटल बैड लोन्स। अच्छा, ये बोल रहा है कि ये अपोजिट है कि बैड लोन्स को काउंटर करने के लिए कि 13 बिलियन डॉलर का इन लोगों ने फंडिंग अरेंज किया है, ताकि वो बैड लोन से को टैकल कर सके। और क्या होता है, ये लोग जब बैड लोन को टैकल करते हैं, ये बैड लोन इसलिए भी होते हैं कि जैसे वेवर ऑफ फॉर्म का वेवर का स्कीम निकलता है, जब भी यूपी में इलेक्शन होने वाला रहेगा, एक साल पहले सारे फार्मर्स का लोन माफ कर देते हैं। और लोन माफ तो कर दिया, बैंक का तो हालत खराब हो गई, तो बीच बीच में रिकैपिटलाइज करती है गवर्नमेंट। जितने लोगों का लॉस हुआ उसमें रिकैपिटलाइज, जितने बैंक्स का लॉस हुआ उसको रिकैपिटलाइज करती है। तो रिकैपिटलाइज जिस दिन करती है, तो देखोगे शेयर मार्केट काफी राइज कर जाता है, क्योंकि अगर बैंक्स के पास पैसे आ जाते हैं तो वो उसको फिर आगे दे सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के कारण से बहुत लोग डिफॉल्ट करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, है ना। हम लोग इतना घटिया घटिया स्कीम लेके आते हैं जिसके कारण से सारे बैंक्स की हालत खराब रहती है ना। हम लोग तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भी डाल के रखे हैं कि आपको कुछ पैसे एमएसएमई पे डालना है, कुछ पैसे आपको एजुकेशन पे डालना है। तो ऐसे बहुत सारे लोन्स होते हैं जो हम लोग एजुकेशन पे देते हैं। अब देखो, जैसे स्टूडेंट को हम लोग लोन दिए, और स्टूडेंट को अगर नौकरी नहीं लगी, तो वो तो बैड लोन्स पे चला गया, उसको पैसे नहीं मिल पाए। तो ऐसा करके बहुत सारे लोन्स बैड लोन्स पे चले जाते हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, या सारे कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं, भाई आपके कारण से मैंने लोन मांगा था, दिया था सबको, सो नाउ इट्स योर ड्यूटी कि आप हमको रिकैपिटलाइज करो, हमको फिर से पैसा दो। वैसे भी बैसल नॉर्म्स के सपोर्ट में, बैसल नॉर्म्स के बैसल 3 जो नॉर्म्स है, उसमें आने के लिए हम लोग को बहुत सारे बैंक्स को अपने को रिकैपिटलाइज करना पड़ेगा, है ना। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बोलते हैं जिसको, मतलब एडिक्वेट कैपिटल है कि नहीं हर किसी के पास लोन देने के लिए और रिजर्व रखने के लिए। तो वो नॉर्म्स को, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए भी लोगों को पैसे की रिक्वायरमेंट है। इसलिए पी चिदम्बरम से बोलते आ रहे थे कि हम लोग सारे बैंक्स को हम लोग बैसल 3 में लेके जाएंगे, पर बैसल 3 में डालने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा डालना पड़ेगा बैंक्स में, कमर्शियल बैंक्स में। और वो अभी गवर्नमेंट के पास तो ऑलरेडी पैसा नहीं है, तो फिर से बैसल 3 का नॉर्म्स फिर से सरक सकता है, हो सकता है बाद में चला जाए। तो ये स्टैंडर्ड के नॉर्म्स होते हैं, वर्ल्ड लेवल के स्टैंडर्ड, जैसे हम लोग BS6 में डायरेक्टली गए ना, वैसी टाइप के नॉर्म्स है बैसल के, है ना, कि बैंकिंग में कैसे क्या क्या स्टैंडर्ड्स को एश्योरिटी के साथ फॉलो किया जाए, दैट इज बैसल नॉर्म्स। हम लोग पढ़ेंगे बैसल नॉर्म्स के बारे में भी। ठीक है। तो अब आते हैं हमारे रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट पे। ठीक। व्हाट इज रेपो रेट एंड व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? रेपो का फुल फॉर्म है रीपर्चेस ऑर्डर, है ना, रीपर्चेस ऑर्डर। और ये है रिवर्स, रिवर्स रीपर्चेस ऑर्डर। जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है, तो जिस रेट पे देती है दैट इज रेपो रेट। और जब आरबीआई बैंक से डिपॉजिट लेती है, अपने पास लेती है, तो जितना इंटरेस्ट देती है दैट इज रिवर्स रेपो रेट। समझो? रेट तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना? हाँ, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है।
सर कितने SBI टाइम पीरियड को बोला जाएगा कि वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? यस, ये जो रेपो रेट है ना, सर्टेन मंथ्स है, एग्जैक्टली क्या कितने मंथ्स है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, सर्टेन मंथ्स, 3 मंथ्स कुछ है इसमें, मुझे जैसे याद है ना, देख लीजिएगा उसको एक बार, और नहीं होगा तो मैं एक बार क्वेश्चन या तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा, ठीक है ना। ये 3 ओके। मंथ्स का है और ये मोर देन 1 ईयर है, मुझे जैसे याद है बैंक रेट का मोर देन 1 ईयर, ठीक। तो शॉर्ट टर्म लोन नॉर्मली 3 मंथ्स, ये नॉर्मली ये जो रेपो रेट पे जो लोन लिया जाता है ना, ये अपना CRR SLR मेंटेन करने के लिए किया जाता है, और CRR SLR याद होगा 15 दिन के लिए, 15 डेज का जो मार्जिन को मेंटेन करने के लिए। तो इसमें जो लोन होता है ना, वो ज्यादा दिन का नहीं होता है, 1 साल भी नहीं रहता इनफैक्ट, है ना। और ये जो होता है ये मोर देन 1 ईयर का होता है। देखो, कोई अगर शॉर्ट टर्म लोन ले रहा है मतलब टेम्पररी लिक्विडिटी क्रंच है, बट कोई अगर लॉन्ग टर्म लोन ले रहा है तो इससे ये भी पता चलता है कि बैंक की हालत खस्ता है, ये भी समझ आता है, ठीक है ना। इसलिए लॉन्ग टर्म लोन बैंक्स लेना अवॉइड करते हैं, क्योंकि इससे मार्केट पे गलत इंप्रेशन जाता है। मार्केट में इमेज ही सारा बैंक्स का सारा चीजें हैं, किसी बैंक का इमेज ही सारा है, मेन है किसी भी मार्केट में, ठीक है ना। आदमी जहां पे भी पैसा लगाता है वो उसी पे लगाता है जहां पे उसको सबसे सेफेस्ट लगता है। इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन पब्लिक का तो और मेंटालिटी ऐसा है कि सबसे सेफेस्ट में से सेफेस्ट, उसमें भी अपने घर के तिजोरी में डाल दिया, हाँ उसमें भी 3-4 ताला लगा के डाल दिया, है ना, उसमें से कोई नहीं ले सकता, है ना। बहुत लोगों को तो बैंक्स पे भी बिलीव नहीं रहता, ठीक। तो ये हुआ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। तो ये जो रेपो रेट है दैट इज शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक। जिसपे SBI जिस रेट पे RBI से पैसे लेती है वो रेट को बोला जाता है रेपो रेट। और जिस रेट पे जमा करती है पैसा SBI, जिस रेट पे, मतलब जैसे कासा जैसे होता है SBI में, वही कासा अगर RBI में रहे तो जितना इंटरेस्ट वो पे करेगा वो दैट इज रिवर्स रेपो रेट। अब ये देखो, ये इतना सिंपल नहीं है। फिर से आते हैं RBI, जब इसने लोन मांगा इससे, तो लोन मांगता है तो कोलेटरल देना पड़ता है, और कोलेटरल इस बैंक के पास क्या है, गवर्नमेंट का सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट का सिक्योरिटी RBI के पास आया और SBI बोलता है कि आई विल बाय दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आई विल रीपर्चेस दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटी एट सर्टेन रेट। मैं अभी आपको ये अपना बच्चा आपके पास छोड़ रहा हूं, पर मैं जब वापस लूंगा तो मैं उसको आपको एक घड़ी भी दूंगा। तो वही है, SBI अपना सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज RBI के पास गिरवी रखता है और पैसा ले रहा है उसके अगेंस्ट में, बट ये बोलता है कि आई विल रीपर्चेस दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मैं अपना वापस बच्चा ले लूंगा, आई विल रीपर्चेस दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एट सर्टेन रेट, एंड व्हाट विल बी दैट रेट, रेपो रेट। रीपर्चेस ऑर्डर का जो रेट होता है वो रेट हुआ मेरा, ठीक है ना। सो दैट इज रेपो रेट। तो यहां पे कोलेटरल इन्वॉल्व है, दैट इज द शॉर्ट टर्म लोन। अब देखो सेकंड सिनारियो, रिवर्स रेपो रेट। मैं आपको पैसे दे रहा हूं और आप RBI, आप अपना बच्चा मेरे पास दो, ठीक है ना। मैं आपको पैसे दे रहा हूं, आप अपना बच्चा मेरे पास कुछ दिन के लिए दो, ठीक। बट आई विल गिव यू, जस्ट मिनट, हाँ, हाँ। और अगर आप मेरे पास RBI, इफ आपके पास मेरा पैसा है तो आप मुझे इंटरेस्ट हो, क्योंकि आपका बच्चा जो मैं रखा हूं उसको पालन पोषण के लिए मुझे लगेगा, मैंने अपना पैसा दिया है, आप उसमें इंटरेस्ट लगा के दो, मतलब मैंने अपना सेविंग्स अकाउंट आपके यहाँ खोल दिया है, आप उसमें कुछ इंटरेस्ट करके दो, और जब मैंने आपको पैसा दिया है तो आप मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस मुझे दो।
और मुझे वापस ले लेना मेरे से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जब मैं आपसे पैसे लेने आऊंगा। ठीक है, तो एसबीआई के केस में क्या हुआ, एसबीआई अपना पैसा पार्क किया आरबीआई के पास, आरबीआई विल गिव सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, वो जो इंटरेस्ट होगा दैट इज रेपो रेट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, और आरबीआई अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एसबीआई के पास दे दिया। जिसके पास पैसा है उसके पास सिक्योरिटी नहीं रहेगा, जिसके पास सिक्योरिटी है उसके पास पैसा नहीं रहेगा। ठीक है, तो दैट इज द रिवर्स रेपो रेट। अब देखो, अगर एसबीआई को सपोज मैं एंटिटी ना मान के, एसबीआई को मैं एक आदमी मानूं और आरबीआई को मैं एक बैंक मानूं, तो अगर मुझे लोन पे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो मैं लोन नहीं लूंगा, और लोन पे मुझे कम इंटरेस्ट लगेगा तो मैं लोन लूंगा। तो अगर आरबीआई से मैं लोन लेता हूं पर लोन का रेट बहुत ज्यादा हाई है, दैट इज रेपो रेट बहुत ज्यादा हाई है, रेपो रेट बहुत ज्यादा हाई है, तो आई विल नॉट परचेज दिस लोन, और इसके कारण से मेरे हाथ में मनी सप्लाई नहीं रहेगा। तो रेपो रेट अगर बहुत ज्यादा हाई होता है, रेपो रेट बहुत ज्यादा हाई होता है तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। अब रिवर्स रेपो रेट पे आते हैं। अगर मुझे पैसे जमा करने पे, आरबीआई के पास पैसे जमा करने पे मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मैं अपने पैसे को आरबीआई के पास जमा कर दूंगा और मेरे पास मनी सप्लाई क्या होगा, कम हो जाएगा। बट आरबीआई इंटरेस्ट को बहुत कम दे रहा है तो मैं वो पैसे को अपने पास रख लूंगा और मेरे पास मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगा। तो इफ रिवर्स रेपो रेट मतलब मेरे डिपॉजिट पे पैसे मुझे ज्यादा मिलेंगे तो मेरे पास मनी सप्लाई कम हो जाएगा क्योंकि मेरा पैसा बैंक के पास चला गया। और अगर मुझे कम इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक के पास, तो मैं क्या करूंगा, मैं पैसे बैंक से उठा के अपने पास रख लूंगा और मेरे पास मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगा। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मनी सप्लाई आई विल हैव टू रिड्यूस द रिवर्स रेपो रेट। In order to increase the money supply, I will have to reduce reverse repo rate, and in order to decrease the money supply, I will have to increase the reverse repo rate. अब मेरे पास पिक्चर ये क्लियर हुआ कि अगर मैं रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देता हूं, दोनों को मैं इंक्रीज कर देता हूं, तो ये पर्सन जो है डिस्करेज होगा लोन लेने के लिए और डिस्करेज होगा पैसे जमा करने के लिए। वैसे ही अगर रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट, अगर इसका रेट इंक्रीज हो जाता हूं तो ये पर्सन हाँ इसको डिक्रीज, हाँ अगर मैंने इसको डिक्रीज कर दिया तो ये पर्सन लोन को बहुत लेगा क्योंकि सस्ते में लोन मिल रहा है। एट द सेम टाइम वो पैसे बैंक से उठा के वापस ले लेगा, तो दोनों कंडीशन में इसके पास मनी सप्लाई ज्यादा हो गया। तो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट जब डिक्रीज होता है तो मनी सप्लाई इंक्रीज होता है, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होता है तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाता है। अब इस पर्सन की जगह आप समझ लो एसबीआई, इसकी जगह समझ लो एसबीआई। अब एसबीआई को अगर लोन लेने पे ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है तो एसबीआई लोन नहीं लेगा। बाय द वे लोन लिया भी तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, और ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है तो वो कस्टमर को भी ज्यादा इंटरेस्ट पे रिफ्लेक्ट करेगा, और उसके कारण से कस्टमर क्या करेगा, ज्यादा इंटरेस्ट अगर लोन पे करना होगा तो कस्टमर क्या लोन लेगा, नहीं लेगा, तो मनी सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जो चीज बैंक के साथ हो रहा था वही चीज अब पर्सन के साथ होगा। वैसे ही एसबीआई में, एसबीआई को अपना पैसा अगर आरबीआई के पास जमा करने पर ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है तो वो अपना पैसा जमा करके ही रखेगा, वो लोन पे नहीं घुमाएगा। वैसे ही अगर इस पर्सन को अपना पैसा जमा करने पर ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है
तो वो क्या करेगा, वो बैंक्स में ही रखे रहेगा, वो अपना पैसा लोन पे नहीं घुमाएगा, और इसके कारण से इसका मनी सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो दैट इज अवर आइडिया इज, अगर कोई पर्सन पैसा जमा करता है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, इसका मतलब रिवर्स रेपो रेट हाई है, रिवर्स रेपो रेट हाई है, मनी सप्लाई विल डिक्रीज। अगर मैं लोन लेता हूं उसका इंटरेस्ट हाई है, लोन लेता हूं ज्यादा इंटरेस्ट हाई है, तो मैं लोन कम लूंगा, मेरे पास मनी सप्लाई कम है, मनी सप्लाई विल डिक्रीज। ठीक, तो अब मेरे पास ये हुआ कि अब मेरे पास क्वेश्चन ये है, यहां पे आते हैं, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए बैंक रेट को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना होगा सर। इन्फ्लेशन को काउंटर करना है तो बैंक रेट को इंक्रीज करना होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करना पड़ेगा कि परचेज करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को बाय सेल करना होगा। गवर्नमेंट को सेल करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को सर सेल सेल करना करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को सेल करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सेल करना पड़ेगा। सेल करना टीआरआर एसएलआर को इंक्रीज करना पड़ेगा कि डिक्रीज करना पड़ेगा? सर इंक्रीज करना इंक्रीज करना इंक्रीज करना पड़ेगा। रेपो रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा कि डिक्रीज करना पड़ेगा? सर इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज इंक्रीज करना पड़ेगा। रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा कि डिक्रीज करना पड़ेगा? सर इंक्रीज करना इसको पड़ेगा। सर डिक्रीज। कभी भी देखोगे मॉनेटरी पॉलिसी में जब रेपो रेट बढ़ता है तो रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ता है, रेपो रेट कम होता है रिवर्स रेपो रेट भी कम होता है। इसका मतलब ये समझ लो, अगर रेपो रेट का, अगर आपको याद है कि रेपो रेट इंक्रीज करना है तो रिवर्स रेपो रेट को भी इंक्रीज कर दो। मतलब जमा करने पे पैसा ज्यादा, जमा करने पर इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है तो सारे लोग पैसे जमा कर देंगे ना। एसबीआई को जमा करने पर ज्यादा पैसा मिल रहा है तो वो क्या करेगा, पैसे जमा कर देगा, तो मनी, तो क्या होगा, लोगों के पास मनी सप्लाई कम होगा, मनी सप्लाई कम होगा तो क्या है, इन्फ्लेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो अब देखो, फिर से देखो, मैं इसको डिलीट करता हूं। डिफ्लेशन, बैंक रेट, सर लो करना पड़ेगा। बैंक रेट तो बढ़ाना Decrease. पड़ेगा। डिक्रीज। करना पड़ेगा। गवर्नमेंट बाय करेगी तो बाई बैक करेगा। डिक्रीज। डिक्रीज हुआ है। लोन सस्ता होना चाहिए कि लोन महंगा होना चाहिए, बताइए? सस्ता होना चाहिए। लोन सस्ता होना चाहिए। सस्ता होना सस्ता चाहिए। होना चाहिए। हाँ, मतलब लोन पे इंटरेस्ट कम लगना चाहिए यस यस सर। सर। हाँ सर। इसको और सर लोन पे डिक्रीज इंटरेस्ट होगा। कब कम लगेगा, जब एसबीआई को लोन पे इंटरेस्ट कम लगेगा, यस सर। यस सर। है ना, मतलब रेपो रेट कम। यस सर, नहीं डिक्रीज होगा। सेविंग डिपॉजिट पे ज्यादा पैसे मिलना चाहिए कि कम मिलना चाहिए? ज्यादा मिलना चाहिए सर। ज्यादा सर ज्यादा मिलना चाहिए। तो अभी मिलता अगर कम आपके है पास, मतलब बोलते हैं। नहीं, अभी जैसे डिफ्लेशन के कंडीशन में
अभी आपको एफडी अगर कराए होगे तो आपको कम मिल रहा है कि ज्यादा मिल रहा है पहले से के कंपेरिजन में? बहुत कम। बहुत कम मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? बैंक चाहती है कि आप बैंक में मत रखो, अपने पास रखो पैसे। लेकिन सर वो सिक्योरिटी का वो मेंटेलिटी आ जाता है। नहीं नहीं, इसका मतलब क्या है, आप पैसे खर्च करो। और डिपॉजिट पे जब भी इंटरेस्ट कम मिलता है लोग पैसे अपने पास रख लेते हैं। मतलब मनी सप्लाई बढ़ जाएगा ना, और मनी सप्लाई बढ़ेगा तो डिप्लेशन कम हो जाएगा, फिर इन्फ्लेशन आएगा। यस सर। तो रिवर्स रेपो रेट तो वही रेट है ना जितने डिपॉजिट पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर डिफ्लेशन है तो डिपॉजिट पे ज्यादा इंटरेस्ट मिलना चाहिए कि कम इंटरेस्ट मिलना चाहिए? कम। ज्यादा मिलना कम चाहिए। कम मिलना चाहिए। मिलता है। सर डिफ्लेशन में सर ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि सर हम लोग तब फोर्स मतलब हम लोग तब हाँ हाँ, देखियो पे आपको मनी लग रहा है कि देखो आपके अकाउंट पे पैसा आ रहा है ना, आपके अकाउंट में भले पैसा आ रहा है, बट इन रियलिटी आप वो गवर्नमेंट चाहती है कि आप अकाउंट में ये बैंक में मत डालो, आप अपने पास रखो और उसको खर्च करो। एक्चुअल में बैंक में रहेगा तो वो बैंक की लायबिलिटी रहेगी, और बैंक ऑलरेडी लोन में बहुत कम इंटरेस्ट मिल रहा है उसको, तो वो बैंक भी नहीं चाहेगा कि आप अपना पैसा रखो यहाँ पे। क्योंकि मैं जब लोन में नहीं डाल पा रहा हूँ, लोन लेने वाला कोई नहीं है, डिफ्लेशन की कंडीशन में कोई लोन लेने वाला नहीं है, और मुझे उसको एनी हाउ अगर कोई आता है तो मुझे लोन तो देना पड़ेगा उसको, है ना। तो यही कंडीशन में लोन में अगर पैसे कम जा रहे हैं तो मैं डिपॉजिट भी कम लेने की कोशिश करूंगा। तो मैं क्या डिपॉजिट में इतना कम इंटरेस्ट दूं ताकि लोग अपने पास ही रखें। लोग अपने पास रखेंगे तो खर्च करेंगे, और खर्च करेंगे तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। इसलिए रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज होना चाहिए, डिपॉजिट पे कम पैसे मिलना चाहिए। इसलिए अभी डिफ्लेशन की कंडीशन में आपको डिपॉजिट पे कम पैसे मिलते हैं, और यही चीज एसबीआई के साथ होता है। एसबीआई तो वही ट्रीट करेगा जो उसके साथ ट्रीट हो रहा है। आरबीआई उसको कम पैसा दे रहा है तो एसबीआई सारा पैसा अपने पास रखेगा। तो एसबीआई अगर सारा पैसा अपने पास रखेगा तो वो भी कम डिपॉजिट रखेगा क्योंकि उसके पास इतना पैसा है ना। तो वो चाहेगा कि आप भी अपना पैसा वापस कर लो, मैं इंटरेस्ट नहीं दे सकता, है ना। तो वो आप लोग भी अपना पैसा वापस कर लोगे क्योंकि बहुत कम पैसे इसमें है। तो रिवर्स रेपो रेट जब डिक्रीज होता है तो आपके पास मनी सप्लाई इंक्रीज होता है, ठीक है। तो रेपो रेट अगर डाउन है तो रिवर्स रेपो रेट भी डाउन रहता है, रेपो रेट इंक्रीज होता है तो रिवर्स रेपो रेट भी इंक्रीज होता है। जैसे क्या है हम लोगों ने बताया ना, इन्फ्लेशन की कंडीशन में रेपो रेट इंक्रीज हुआ पर रिवर्स रेपो रेट भी इंक्रीज हुआ। आप देखोगे जब ना एफडी पे बहुत अच्छा पैसा मिलता रहता है तो लोन भी बहुत महंगा रहता है उस समय, दोनों चीजें होती है। तो आप क्या करते हो, अपना पैसा डिपॉजिट कर देते हो बैंक में क्योंकि अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, एफडी आरडी पे अच्छा पैसा मिल रहा है, ठीक है ना। तो क्या होता है, अगर आपका सारा पैसा बैंक में चला गया तो आप डिमांड कम करोगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। पर अगर बैंक कम इंटरेस्ट दे रहा है तो आप पैसा उठा के अपने पास रख लेते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इन्फ्लेशन को बढ़ाना चाह रहे हो, है ना। डिफ्लेशन का कंडीशन है, आप इन्फ्लेशन बढ़ाना चाह रहे हो, ठीक है। दिस इज अवर आइडिया। तो ये आपका क्लियर हो गया, क्वांटिटेटिव मॉनेटरी टूल्स हमारा क्लियर है। नॉर्मली गवर्नमेंट अनाउंस करती है या आरबीआई अनाउंस करती है कि 10 बेसिस पॉइंट या 25 बेसिस पॉइंट पे कम किया, है ना। इसका मतलब क्या है कि 0.25% कम किया, इसको 25 बेसिस पॉइंट बोला जाता है नॉर्मली। जैसे 1% को 100 बेसिस पॉइंट बोला जाता है ना, 1 बेसिस पॉइंट। तो ऐसा न्यूज में आता है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, ये 1% बोला 100 बेसिस पॉइंट, नॉर्मली 25 बेसिस पॉइंट पे कम या ज्यादा होता है, मैं जैसे देखता आ रहा हूँ। कभी कभार सडनली इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को काउंटर करने के लिए 50 बेसिस पॉइंट पे भी एकदम ज्यादा कम ज्यादा होता है, तो ऐसा होता है। सो दिस इज अवर अंडरस्टैंडिंग इज, अभी तक हम लोग जो समझे, मेरे ख्याल से आगे मैं आप लोग को नहीं पढ़ाना चाहिए मुझे यहाँ पे, क्योंकि सेचुरेट कर जाओगे आप लोग। वैसे और भी क्वालिटेटिव टूल्स मेरा टारगेट था आप लोगों को खत्म करने का, इसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा जो मैंने पढ़ाया है। और अभी गवर्नमेंट का जो भी न्यूज आता है ये इकोनॉमी से रिलेटेड, उसको थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि अभी जो भी गवर्नमेंट कर रही है समझ लो डिफ्लेशन के सिचुएशन को काउंटर करने के लिए कर रही है। इसमें देखोगे लोग, गवर्नमेंट बस पैसा बांट रही है हर जगह किसी तरीके से, डेफिसिट बढ़ रहा है, पैसे बांट रही है, लोन पे सस्ते लोन मिल रहे हैं, आपके बैंक डिपॉजिट में भी कम पैसे मिल रहे हैं,
मतलब गवर्नमेंट चाह रही है कि किसी तरीके से आपके पास रहे, कैश में रहे आपके पास पैसे और खर्च करो उसको, ठीक है। और ये खर्च करने का एक और तरीका होता है डिस्पोजेबल इनकम। अगर आपके हेल्थ और एजुकेशन को मैं फ्री, गवर्नमेंट फ्री कर दी, तो आप इसके बाद क्या करोगे? बाकी के लिए आपके पास पैसे ज्यादा बच जाएंगे, एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा पैसे बच जाएंगे। तो गवर्नमेंट यही कोशिश कर रही है कि हेल्थ, एजुकेशन ये सबको फ्री करके आपके पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा हो जाए, ना। राशन को अगर दे दिया जाए तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम होगा, जिससे आप खर्च करोगे और गवर्नमेंट का जो मशीनरी जो बंद हो गया है उसको फिर से आप ऑन करो, इंजन को फिर से चालू करो और ग्रोथ आगे बढ़े। यही गवर्नमेंट का टारगेट है, ठीक है। एनी क्वेश्चन इफ यू आर हैविंग यू कैन आस्क मी, एल्स आज का क्लास फिर खत्म करते हैं फिर। How is the government managing with the schemes that they are promising? मीन्स Like the PMGKY scheme and all. हाँ, ये सब के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? देखो क्या है, गवर्नमेंट लोन लेती है। एट द सेम टाइम एक और चीज हुआ है, जो आप लोगों ने अगर मेरा जीएसटी वाला लेक्चर पढ़ा होगा ना, इनडायरेक्ट टैक्स वाला लेक्चर वीडियो रिकॉर्डिंग में है, देखिएगा। तो उसमें देखना कि हमारा जो टैक्स है जीएसटी के आने के बाद से धीरे से बढ़ते जा रहा है, यानी बहुत ज्यादा इनकम हो रहा है हम लोग को जीएसटी के फॉर्म में। वैसे ही डायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, ये सब भी बहुत बढ़ रहे हैं, पर मेनली जीएसटी काफी बढ़ा है क्योंकि हमारा टैक्स का बेस बहुत बढ़ गया है। तो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी बहुत पैसे हैं, है ना, इसके कारण से। दूसरा क्या है कि हमारा इंपोर्ट करना जो बिल है वो कम हो गया है। क्या है कि डिमांड का कम है, तो हम लोग का बहुत पैसा ऑयल के इंपोर्ट में लगता था और बहुत सारा पैसा हम लोग इंपोर्ट, बाहर की गुड्स को इंपोर्ट करने में लगाते थे, तो वो हम लोग को खर्च नहीं हो रहा है। तो उसके कारण से हम और वैसे भी ऑटोमोबाइल्स तो ज्यादा घूम नहीं रहे हैं रास्ते में, है ना। ऑटोमोबाइल्स नहीं तो पेट्रोलियम कम खर्च हो रहा है, इसके कारण से गवर्नमेंट को इंपोर्ट का जो कॉस्ट आता है वो कम हो गया है, ठीक है। तो ये चीज हुआ है, गवर्नमेंट के पास पैसे तो हैं, बट यस गवर्नमेंट इतने सारे स्कीम्स के थ्रू गवर्नमेंट अभी डाल रही है, इसका मतलब डेफिनेटली गवर्नमेंट को लॉसेस होने वाले हैं, बहुत बड़ा डेफिसिट होने वाला है हम लोग को, ठीक है ना। पर ये गवर्नमेंट को मैंने देखा है कि देखो वो ना कहीं से मैनेज कर लेती है इधर उधर करके। जैसे कोई ना कोई सेस लगा दिया, जैसे अभी रिलीफ फंड में कितने पैसे आए हैं, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में बहुत पैसे आए हैं उसमें, ठीक है। उसके थ्रू हम लोग को मैनेजमेंट हो गया कि यहाँ से पैसे मिल जाएंगे हम लोग को, इतने सारे पैसे हम लोग को मिले हैं, उसको कहीं ना कहीं से हम लोग साइफनिंग करेंगे। और डायरेक्ट टैक्स एक्चुअल में कम हो जाएगा गवर्नमेंट का, डायरेक्ट टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स जो होते हैं ये गवर्नमेंट का थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हुए ना, तो इसके कारण से कम हो जाएगा। बट जीएसटी के आने से ये चीज तो है कि हमारा कंटिन्यूसली हर महीने इंक्रीज होते जा रहा है, ये चीजें हैं। तो गवर्नमेंट के पास पैसे हैं अभी। और लास्ट ऑप्शन गवर्नमेंट के पास ये है ना कि मैंने बताया कि मोनेटाइज डेफिसिट, गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं है, तो गवर्नमेंट बोलेगी आरबीआई को सिर्फ प्रिंट करो तुम पैसे, क्योंकि डिफ्लेशन का कंडीशन है तो वैसे भी इन्फ्लेशन नहीं आएगा, है ना। अगर पैसे ज्यादा भी हो जाते हैं मार्केट में तब भी इन्फ्लेशन नहीं आएगा, क्योंकि वैसे भी पैसे बहुत कम है लोगों के पास। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या है, फर्स्ट टाइम दे आर सीकिंग फॉर द ऑप्शन ऑफ द मोनेटाइज डेफिसिट, जिसमें गवर्नमेंट सिर्फ पैसा प्रिंट करवाएगी रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज द जीडीपी विच इज देयर ऑफ कंट्री। इस साल का कितना जीडीपी होने वाला है उसके ऊपर मैटर नहीं कर रहा है, बस उन लोग इस पे ध्यान दे रहे हैं। सो इन दिस वे गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मैनेज दिस ऑल दिस थिंग्स, जो सिनारियो है। एनीथिंग एल्स? नो सर। ठीक है, चलो फिर आज का क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। Thank you, sir.